नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है पीके एडवांस टीच यूट्यूब चैनल पर। आज सुबह हमारी दोस्तों क्लास नहीं हो पाई थी, जिसके कारण आज हमें इस समय आना पड़ा है। तो दोस्तों, हम इस क्लास में हिंदी पढ़ने वाले हैं और हिंदी में हमारी आज दूसरी क्लास है। इससे पहली क्लास में हमने चर्चा की थी हिंदी के इतिहास की, हिंदी के विकास क्रम की, हिंदी की उत्पत्ति की, उसकी शब्द की आदि की हमने चर्चा पहली क्लास में हमने की थी। और आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों उससे आगे की, जिसकी चर्चा करने के लिए मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया था कि हम व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण में सबसे पहला हमारा टॉपिक जो होगा उसकी चर्चा हम कर रहे थे। आप दोस्तों जल्दी से लाइव हो जाएं ताकि जल्दी से क्लास स्टार्ट हो सके। जल्दी से दोस्तों जो लाइव आ चुके हैं एक बार अपनी प्रेजेंट दर्ज कराएं और अपनी क्लास का हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण का पहला टॉपिक वर्ण। व्याकरण का हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों वर्ण, जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं। देखिए टॉपिक है हमारा दोस्तों आज हमारा क्या, वर्ण। इससे पहले दोस्तों हमने चर्चा की थी व्याकरण शब्द की उत्पत्ति किस तरह से हुई और व्याकरण के जो अंग हैं उनकी भी चर्चा हमने की थी। व्याकरण के 3 अंग होते हैं दोस्तों, वर्ण, शब्द और वाक्य। इन तीनों अंगों से ही संपूर्ण व्याकरण की रचना हुई है। तो उसमें से आज हम पहले अंग की चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है वर्ण। देखिए दोस्तों, हम चर्चा करें कि वर्ण क्या है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा, इसके अर्थ की चर्चा हम करें तो दोस्तों देखिए, हम प्रारंभ से ही ये पढ़ते आए हैं कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके आगे विभाजन नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ऐसी जो इकाई होती है दोस्तों वो क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। लेकिन दोस्तों हम आज इसे नए तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे कि वर्ण वास्तविकता में है क्या है, इसका महत्व क्या है, हिंदी भाषा में इसे सबसे पहले क्यों गिना जाता है, क्यों इसे पढ़ा जाता है, तो इसकी चर्चा हम आज करने वाले हैं। तो दोस्तों आप जल्दी से लाइव आएँ। तो देखिए सबसे पहले मैं चर्चा करूं, ये जो वर्ण है भाषा की दोस्तों कैसी इकाई है, लिखित इकाई है। कैसी इकाई दोस्तों, भाषा की लिखित इकाई है। और ये जो लिखित इकाई है दोस्तों सबसे कैसी इकाई है, लघु, अर्थात सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी होती है दोस्तों, वर्ण होती है। अब भाषा, आप सभी को पता है कि जो भाषा की उत्पत्ति हुई है वो किस तरह से हुई है। देखिए भाषा की जो उत्पत्ति हुई है, भाषा बाद में आती है। पहले भाषा से दोस्तों हमारे क्या आते हैं, विचार, अर्थात पहले हमारे मस्तिष्क में विचार आते हैं, उसके पश्चात दोस्तों भाषा का निर्माण होता है। तो दोस्तों यहाँ से हमारा सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है। यहाँ दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, लिखित की। लेकिन लिखित से पहले दोस्तों हमारी एक और चर्चा होनी चाहिए, किसकी, मौखिक। दोस्तों कौन सी, मौखिक इकाई। ये तो दोस्तों कौन सी इकाई है, वर्ण लिखित इकाई है। लेकिन अगर हम मौखिक इकाई की चर्चा करें तो सबसे पहली मौखिक जो इकाई है दोस्तों वो कौन सी है। तो दोस्तों जो मौखिक इकाई है वो इससे पहले की स्थिति है। इस लिखित इकाई से पहले की स्थिति कौन सी है दोस्तों, मौखिक। ऐसे ही वर्ण से पहले की स्थिति कौन सी है दोस्तों, ध्वनि। अर्थात जब हमारे मन में विचार आते हैं और जब इन विचारों को हम बोलकर, मुख द्वारा बोलकर जब हम किसी को समझाने का प्रयास करते हैं, अपने विचारों को संप्रेषित करने का प्रयास करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसका जो माध्यम होता है दोस्तों वो कैसा होता है, मौखिक होता है। तो दोस्तों एक प्रश्न हमारा सबसे पहले ये बनता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई है वो क्या है, ध्वनि। क्या है दोस्तों, ध्वनि। आप समझने का प्रयास करना दोस्तों, कैसे, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि जब विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, सबसे पहले अब चर्चा किसकी करते हैं दोस्तों, विचार। और विचार हमारे कहाँ पर, मस्तिष्क में। जब हमारे विचार उत्पन्न होते हैं
कहाँ पर दोस्तों? मस्तिष्क में जब हमारे विचार उत्पन्न होते हैं, जब उन विचारों को कैसी क्रिया द्वारा, मौखिक क्रिया द्वारा बोला जाता है तो दोस्तों वो क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है दोस्तों? ध्वनि कहलाती है। और जब इस ध्वनि को हम किस रूप में बदल देते हैं? लिखित रूप में बदल देते हैं। किस रूप में बदल देते हैं दोस्तों? लिखित रूप में बदल देते हैं। अर्थात मान लीजिए मैंने वर्ण ए वर्ण का उच्चारण किया, तो जब तक मैं उसका उच्चारण करूंगा तो वो कैसी इकाई है दोस्तों? मौखिक इकाई है। लेकिन जब मैं उस ए वर्ण को लिख दूंगा तो वो दोस्तों कैसी इकाई हो जाएगी? लिखित इकाई है, जो कैसी इकाई है दोस्तों? सबसे छोटी इकाई है। चर्चा हम करने वाले हैं। दोबारा से समझिएगा कि मस्तिष्क में हमारे क्या उत्पन्न होते हैं दोस्तों? विचार। इन विचारों को जब हम मौखिक रूप देते हैं तो वो क्या निकल कर बाहर आती है? ध्वनि हमारी बाहर आती है। और जब इस ध्वनि को हम किस में बांध देते हैं? लिपि में बांध देते हैं। किस में बांध देते हैं? लिपि। किस में बांध देते हैं दोस्तों? लिपि में बांध देते हैं। इस ध्वनि को हमने किस में बांध दिया दोस्तों? लिपि में बांध दिया, तो वो दोस्तों क्या कहलाया? वर्ण कहलाया। अर्थात ये जो वर्ण है भाषा की सबसे लिखित इकाई हमारे सामने, सब जो छोटी है वो हमारे सामने आ चुकी है दोस्तों। यहाँ से हमारे बहुत सारे प्रश्न बनने हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले भाषा बात करें कि जो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? प्रश्नों पर गौर कीजिएगा दोस्तों। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? तो दोस्तों देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक कौन सी होनी चाहिए? ध्वनि। अर्थात जब विचार व्यक्ति के मन में उत्पन्न हुआ तो उसने अपने उसका उच्चारण किया, उस वर्णों को, शब्दों को, तो क्या निकली? ध्वनि निकली। तो ध्वनि कैसी हो गई दोस्तों? इसके बाद में इस ध्वनि को जो अपन ने क्या कर दिया? लिख दिया, लिपिबद्ध कर दिया, तो वो क्या बन गया दोस्तों? वर्ण बन गया। अब वर्ण है वो कैसा है दोस्तों? उसका लिखित रूप है, अर्थात उसको अपन ने किस में बांध दिया है? लिपि में बांध दिया गया है। तो भाषा का सबसे मौखिक, सबसे छोटा मौखिक रूप पूछा जाए तो ध्वनि, और सबसे छोटी लिखित इकाई पूछी जाए तो दोस्तों वो क्या है? वर्ण। यहाँ तक की बात आपके समझ में आ चुकी होगी। आगे की चर्चा हम दोस्तों करने वाले हैं। देखिए, आगे हम दोस्तों चर्चा करते हैं कि ये जो वर्ण है, ये वर्ण किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी कैसी इकाई है दोस्तों? ये लिखित इकाई क्या कहलाती है दोस्तों? वर्ण कहलाती है। क्या है परिभाषा? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है दोस्तों? वर्ण कहलाती है। अब इस वर्ण का विभाजन भी नहीं किया जा सकता, इसके टुकड़े भी नहीं किए जा सकते, और यह लिखित इकाई में सबसे प्रथम नंबर पर आती है। इसलिए जब हमने व्याकरण के अंगों की चर्चा की तो सबसे पहले दोस्तों क्या आया? वर्ण। देखिए, सबसे पहले से क्यों लिखा जाता है? देखिए, मैंने आपको बताया कि भाषा कैसी इकाई है? सबसे, ये जो वर्ण है वो कैसी इकाई है? लिखित इकाई, और कैसी इकाई है? सबसे छोटी इकाई। तो सबसे पहले मैंने लिखा क्या? वर्ण। इसके बाद में दोस्तों आप सभी को पता होगा, जब सार्थक वर्ण मिल जाते हैं, अर्थात जब सार्थक वर्णों का जो समूह होता है दोस्तों, उससे क्या बन जाता है दोस्तों? शब्द बनता है। क्या बनता है दोस्तों? शब्द बन जाता है। अर्थात वर्णों के समूह से क्या बनता है दोस्तों? शब्द वर्णों के समूह से बनते हैं। अब जब शब्द बन गए तो शब्दों के समूह से दोस्तों क्या बन जाएगा? शब्दों के समूह से दोस्तों क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? वाक्य बनेगा। और जब वाक्य बन जाएंगे तो सार्थक वाक्यों के समूह से दोस्तों क्या बन जाता है? गद्यांश बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? गद्यांश बन जाता है। दोस्तों नई चीज़ बताने वाला हूँ, नई परिभाषा आपको वर्ण की बताने जा रहा हूँ जो यूनिक है और सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, ये परिभाषा आपकी पुरानी हो चुकी है, मैं आपको नई परिभाषा की ओर ले जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या है? वर्ण। वर्णों के समूह से मिलकर क्या होना दोस्तों? शब्द। शब्दों के सार्थक समूह से मिलकर क्या होना दोस्तों? वाक्य। और वाक्यों से मिलकर क्या बन गया? गद्यांश। अर्थात स्थिति हमारी प्रारंभ हुई यहाँ से। अब देखिए दोस्तों, आप बताइए, जब भाषा का निर्माण होता है, अर्थात जब हम किन्हीं सार्थक शब्दों को बोलते हैं तो वो एक बहुत बड़ा समूह बन जाता है। अर्थात वो किसका रूप ले लेता है दोस्तों? गद्यांश का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? गद्यांश का रूप ले लेता है। अर्थात यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई वर्ण से, और वर्ण से चलते चलते वो कहाँ पर पहुँच गया? गद्यांश बन चुका है। अर्थात किसका निर्माण हो चुका है दोस्तों? भाषा का निर्माण हो चुका है। किसका निर्माण हो चुका है दोस्तों? भाषा का निर्माण हो चुका है। अर्थात मैं यूँ कहूँ
तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये जो वर्ण है किसका निर्माण करते हैं, भाषा का निर्माण करते हैं। अर्थात वर्णों के माध्यम से किसका निर्माण होता है दोस्तों, भाषा का। कारण क्या है, अगर ये वर्ण नहीं होते, ये वर्ण नहीं होते तो ना तो शब्द आते, ना वाक्य आता और ना ही दोस्तों क्या आता, गद्यांश आता। अगर ये वर्ण नहीं होते तो सबसे छोटी लिखित इकाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी के माध्यम से दोस्तों किसका निर्माण होता है, भाषा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों, भाषा का निर्माण इसी के माध्यम से होता है। तो हमें ये विशेष रूप से याद रखना है कि जो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है दोस्तों वो कौन सी है, वर्ण। आगे हम इनकी चर्चा बाद में करेंगे। अब हम इससे आगे की बात करते हैं कि वर्णों में और हमें क्या क्या पढ़ना है वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए, वर्ण हमारा टॉपिक चल रहा है और उसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो वर्ण है इसकी परिभाषा, इसके अर्थ के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों वर्ण के कितने भेद होते हैं, जो देख रहे हैं वो कमेंट्स करके बता सकते हैं कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं। सामान्य सा प्रश्न मैंने पूछा है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, जल्दी से बता दीजिए जो भी देख रहे हैं लाइव कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। आज थोड़ी सी क्लास हमारी डिस्टर्ब हो चुकी है, समय थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है जिसके कारण थोड़ी सी असुविधा भी हुई है। तो हम जुड़ने का प्रयास करें क्लास में और बताएं कि जो वर्ण हैं कितने, उसके कितने भेद होते हैं। एक सामान्य सा प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है जो बहुत छोटी क्लास का बालक भी बता सकता है, तो बताने का प्रयास करें। चलिए, लगता है आप सभी नए विद्यार्थी मुझसे जुड़े हैं और पहली बार आप हिंदी पढ़ रहे हो ऐसा मैं मान रहा हूँ और उसी स्तर से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। बिल्कुल अब उत्तर आने लगे हैं आपके। घनश्याम पंचाल जी ने भी दिया है, पंकज जी ने भी बताया है कि जो वर्ण है उसके भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। कौन कौन से भेद होते हैं दोस्तों, 2 भेद हमारे सामने निकल कर आए हैं किसके, वर्ण के। एक तो स्वर और एक क्या होता है, व्यंजन। दोस्तों कभी कभार इस स्वर को अच नाम दे दिया जाता है तो आपको ये नाम भी ध्यान रखना है, और दूसरा इस व्यंजन को दोस्तों हल भी कहा जाता है। तो आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं, स्वर कह दो चाहे अच कह दो, या व्यंजन कह दो चाहे हल कह दो। तो एक प्रश्न हमारे यहाँ से आया कि वर्ण के कितने भेद होते हैं दोस्तों, 2 भेद होते हैं वर्ण के। कौन कौन से, एक तो स्वर और एक व्यंजन। देखिए, अब हम बात करते हैं कि सर ये स्वर क्या है और ये व्यंजन क्या है। इनकी चर्चा हम विस्तृत रूप से करने वाले हैं दोस्तों। तो मैं अब पहले चर्चा करूंगा किसकी दोस्तों, स्वर की, और जब स्वर को हम पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद में चर्चा किसकी करने वाले हैं, व्यंजन की। तो सबसे पहले तो मैं दोनों की एक बार आपको परिभाषा बता दूं कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। तो देखिए दोस्तों, स्वर की अगर हम चर्चा करें कि स्वर, तो दोस्तों स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। स्वर कैसे होते हैं दोस्तों, स्वतंत्र होते हैं। जबकि जो व्यंजन है वो दोस्तों कैसे होते हैं, व्यंजन दोस्तों होते हैं परतंत्र। व्यंजन कैसे होते हैं दोस्तों, परतंत्र होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं जबकि व्यंजन कैसे होते हैं, परतंत्र। अब बात मैं आपको बताता हूँ कि स्वतंत्र और परतंत्र ने क्यों कहा गया है। तो देखिए, अर्थात जब हम स्वर को बोलते हैं, स्वरों का जो उच्चारण होता है दोस्तों, तो वो किसी भी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। अर्थात स्वर जब उच्चारित होता है तो उसमें केवल उसी वर्ण की, उसी स्वर की ध्वनि आती है, जबकि जब व्यंजन का जब उच्चारण करते हैं तो व्यंजन में स्वर समाहित होता है। इसलिए स्वर अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं जबकि व्यंजन अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते। अर्थात ये किस पर आश्रित होते हैं दोस्तों, स्वरों पर आश्रित होते हैं। एक मैं छोटे से पुरानी नॉलेज के आधार पर आपको मैं इससे जोड़ने का प्रयास करूं कि स्वर, अर्थात आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा दोस्तों स्वजीवी और परजीवी की परिभाषा। छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा स्वजीवी और परजीवी की परिभाषा। स्वजीवी का मतलब क्या होता है, ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, किसी अन्य की सहायता नहीं लेते, क्या कहलाते हैं दोस्तों, स्वजीवी कहलाते हैं। दूसरी हमने परिभाषा पढ़ी है परजीवी की। परजीवी की परिभाषा होती है दोस्तों ऐसे जीव जो अपने भोजन के निर्माण के लिए किसी अन्य पर आश्रित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, परजीवी कहलाते हैं।
तो दोस्तों वो स्वजीवी और परजीवी की परिभाषा अगर हमें याद है तो हमें दोस्तों किसकी परिभाषा याद हो जाएंगी, स्वर और व्यंजन की परिभाषा हमें याद हो जाएंगी। देखिए कैसे याद होंगी वो मैं आपको बताऊं। देखो स्वर में और स्वजीवी में दोनों से चालू हो रहे हैं, अर्थात जैसे स्वजीवी अपने भोजन को बनाने में किसी अन्य की सहायता नहीं लेते, ऐसे ही दोस्तों जो स्वर होते हैं वो अपने उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते। दूसरी बात करें हम व्यंजन की, तो व्यंजन में दोस्तों क्या होता है, जैसे जो परजीवी होते हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, ऐसे ही जब व्यंजन है वो अपने उच्चारण के लिए दोस्तों दूसरों पर आश्रित रहते हैं। अर्थात किस पर आश्रित रहते हैं दोस्तों, स्वरों पर आश्रित रहते हैं। इसलिए स्वर को तो स्वतंत्र कहा जाता है, जबकि व्यंजन को क्या कहा जाता है, परतंत्र कहा जाता है। अर्थात बिना किसी की सहायता से, बिना किसी की सहायता से उच्चारित होते हैं। ये तो दोस्तों बिना किसी की सहायता से उच्चारित होते हैं, जबकि ये हैं स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया इसकी परिभाषा, इसके अर्थ के बारे में। जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं क्योंकि वो किसी की सहायता नहीं लेते, जबकि जो व्यंजन है वो परतंत्र होते हैं। क्यों है परतंत्र, क्योंकि वो किसकी सहायता से बोले जाते हैं दोस्तों, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इनका अस्तित्व स्वतंत्र है और इनका अस्तित्व दोस्तों कैसा है, परतंत्र है। आगे हम चर्चा करने वाले हैं, परिभाषाओं की हमने बात कर ली है, अब हम एक एक को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि स्वर में क्या है और व्यंजन में क्या है। परिभाषा और अर्थ के बारे में हम दोस्तों जान चुके हैं। आगे देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम केवल अब स्वर की। किसकी चर्चा करने वाले हैं दोस्तों हम, स्वर। जल्दी से बताइए कि जो स्वर होते हैं, स्वरों के कितने भेद होते हैं, जल्दी से कमेंट्स करके बताएं कि स्वरों के कितने भेद होते हैं। दोस्तों स्वरों के कितने भेद होते हैं, मैं आपको बता दूं कि जो स्वर होते हैं दोस्तों, हिंदी में जो स्वरों का जो भेद होता है दोस्तों वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। अर्थात 2 प्रकार के स्वर के भेद माने गए हैं दोस्तों। एक तो कौन सा, 2 भेद इसके माने गए हैं दोस्तों। एक तो माना गया है ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। देखिए ह्रस्व स्वर क्या है दोस्तों, ह्रस्व को लघु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु। और दीर्घ को दोस्तों गुरु भी कहा जाता है। दीर्घ को क्या कहा जाता है, गुरु भी कहा जाता है। तो ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, इनकी चर्चा मैं आपसे करता हूं कि दोस्तों आप सभी को पता है कि ये जो स्वर हैं इनकी जो संख्या है दोस्तों, स्वरों की जो संख्या है, ये तो क्या है दोस्तों, स्वर के भेद। स्वर के भेद कितने होते हैं दोस्तों, 2। और यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, स्वरों की संख्या। 2 तरह के प्रश्न हमारे सामने हैं, एक तो स्वरों के भेद से है और एक क्या है, स्वरों की संख्या से। स्वरों के भेद पूछे जाएं तो दोस्तों हमें कितना आंसर देना है, 2। जबकि स्वरों की संख्या अगर पूछी जाए तो दोस्तों हमें आंसर देना है कितना, 11। हम जल्दीबाजी में प्रश्न को सही तरीके से नहीं पढ़ते और गलत हम कर देते हैं। हमसे प्रश्न में पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है और पहला ऑप्शन आपको 2 मिल जाता है तो आपको 2 ही याद रह जाता है, आप 2 पर क्लिक कर देते हो। दोस्तों हमें ध्यान रखना है संख्या और भेद दोनों में अंतर है। संख्या अगर पूछे हमसे दोस्तों हमें आंसर क्या देना है, 11। और दोस्तों हमें स्वरों के भेद पूछे तो हमें आंसर क्या देना है, 2, जिसके भेद हैं ह्रस्व और दीर्घ। अब हम इधर भी चर्चा कर लें साथ में कि स्वरों की जो संख्या है वो 11 कैसे होती है। दोस्तों आप सभी जानते हैं, सामान्य सी बात है, मैं आपको एक बार लिख देता हूँ स्वरों के 11 जो संख्या है उनके बारे में। देखिए ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ। इसके बाद दोस्तों री, ए,
ए आई ओ और औ। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमारे सामने स्वर निकल कर आ चुके हैं। स्वरों की संख्या 11 बताइए और 11 स्वर मैंने आपके सामने लिख दिए दोस्तों। कौन कौन से? ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ। इनके बारे में आप बखूबी अच्छी तरीके से जानते हो, शुरू से आप प्रारंभ से इनको पढ़ते आए हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस दिक्कत आपको थोड़ी सी कहाँ आने वाली है कि स्वरों की भेद की अगर चर्चा की जाए तो स्वरों के भेद तो दोस्तों 2 होते हैं, जबकि स्वरों की संख्या की चर्चा की जाए तो स्वरों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? 11 होती है। अब हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों कि ये ह्रस्व क्या है और दीर्घ क्या है। इनकी भी चर्चा मैं आपसे कर दूं दोस्तों कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं और दीर्घ स्वर क्या होते हैं। अर्थात लघु, ह्रस्व को लघु कहते हैं और दीर्घ को गुरु। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। लघु यानी क्या होता है दोस्तों? छोटा। लघु यानी क्या होता है दोस्तों? छोटा। जबकि गुरु यानी क्या होता है? बड़ा। अर्थात ह्रस्व यानी भी छोटा, दीर्घ यानी भी बड़ा। अब देखिए कि इसमें से इसका अर्थ हुआ छोटे स्वर और बड़े स्वर। ह्रस्व यानी छोटे स्वर और दीर्घ यानी बड़े स्वर। अब हमें इन 11 में से संख्या निकालनी है कि कौन से स्वर हैं वो छोटे होते हैं और कौन से स्वर बड़े होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बार इसमें इसको यूँ भी कहा जा सकता है कि जो एक मात्रिक होते हैं, एक मात्रिक अर्थात एक मात्रिक का मतलब है दोस्तों जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। जिसके उच्चारण में एक मात्रा का दोस्तों समय लगता है वो तो दोस्त कौन से होते हैं? एक मात्रिक होते हैं। और जिसके उच्चारण में द्विमात्रिक अर्थात जिसके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है वो दोस्तों कौन से होते हैं? द्विमात्रिक अर्थात दीर्घ। ये एक मात्रिक द्विमात्रिक क्या है? अर्थात जिसमें एक मात्रा लगी होती है वह तो ह्रस्व कहलाता है। जिसमें एक मात्रा लगी होती है वह तो क्या कहलाता है दोस्तों? ह्रस्व कहलाता है। और जिसमें 2 मात्राएं लगी होती है दोस्तों वह क्या कहलाता है? दीर्घ। अब हमें यह विभाजन करना है कि इन स्वरों में से ये जो 11 स्वर हैं इनमें से कौन से तो ह्रस्व माने जाएंगे और कौन से दीर्घ माने जाएंगे। तो दोस्तों इसमें से आपको बिल्कुल समस्या नहीं आने वाली है। क्यों नहीं आने वाली है? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जिसमें एक मात्रा लगती है वो तो किस में आएंगे? ह्रस्व में आएंगे। और जिसमें 2 मात्राएं लगती हैं वो दोस्तों किस में आएंगे? दीर्घ में आएंगे। तो दोस्तों देखिए हम चर्चा करते हैं सबसे पहले ह्रस्व की। किसकी चर्चा कर रहे हैं हम? ह्रस्व की चर्चा कर रहे हैं। अर्थात एक मात्रिक अर्थात ऐसे वर्ण हमें छांटने हैं, ऐसे स्वर हमें छांटने हैं जिसमें केवल कितनी मात्रा लगती है? एक मात्राएं लगती है। देखिए हम स्टार्टिंग से प्रारंभ करते हैं। बताइए जो ए वर्ण है इसमें कितनी मात्रा है? निश्चित रूप से कितनी मात्रा है दोस्तों? ए में एक मात्रा है, इसलिए ए को मैं कहाँ लिख दूंगा? यहाँ पर ह्रस्व के नीचे लिख दूंगा। अब देखिए जो दूसरा है स्वर है वो है आ। और आ में आप जानते हो कितनी मात्रा है दोस्तों? 2 मात्रा है। अर्थात ये जो आ है जो किधर आ जाएगा दोस्तों? दीर्घ। अर्थात जहाँ पर 2 मात्राएं लगती है वहाँ पर ये आ जाएगा। अब दोस्तों अगले वर्ण पर चलते हैं ई। ई में दोस्तों कितनी मात्रा है? एक मात्रा है, इसलिए ई को हम कहाँ लिख देंगे दोस्तों? इधर लिख देंगे। दूसरे वर्ण पर हम चलते हैं दोस्तों बड़ी ई। तो बड़ी ई को दोस्तों हम कहाँ लिखेंगे? इधर, क्योंकि इसमें कितनी मात्राएं हैं? 2 मात्राएं हैं। आगे हम चर्चा करते हैं ऊ की। तो ऊ, ये छोटा ऊ है तो छोटा ऊ दोस्तों कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। और इधर कौन सा ऊ है दोस्तों? बड़ा ऊ है। तो बड़ा ऊ दोस्तों कहाँ आ जाएगा? इधर आएगा। आगे वर्ण है कौन सा? री। तो री हमेशा दोस्तों हिंदी में कैसा होता है? प्राय छोटा ही होता है। संस्कृत की अलग चर्चा है। संस्कृत में री बढ़कर रूप बड़ा भी होता है, लेकिन हिंदी में हमें केवल कैसा रूप लिखना है? छोटा रूप लिखना है। तो ये किस में हो गया दोस्तों? री भी किस में हो गया दोस्तों? ह्रस्व में हो गया, अर्थात छोटा रूप है। अब हम चर्चा करते हैं री के बाद में क्या है दोस्तों? ए। री के बाद में क्या है दोस्तों? ए। अब ये दोस्तों ये 4 वर्ण हैं, ये चारों वर्णों का आपको ध्यान रखना है कि चारों के चारों वर्ण दोस्तों किस में आते हैं? दीर्घ में आते हैं। चारों के चारों वर्ण कैसे होते हैं? दीर्घ में होते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि चारों के चारों वर्ण दीर्घ में क्यों होते हैं, इसका क्या कारण है। देखिए एक बार मैं लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी आप कहोगे कि सर आपने कहा कि जिसमें एक मात्रा होती है वो इधर आएगा, लेकिन सर इसमें तो कितनी मात्रा है? इसमें एक ही मात्रा है, तो आपने इधर क्यों लिखा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें एक मात्रा नहीं है, इसमें कितनी मात्रा है दोस्तों? 2 मात्राएं। कारण इसका क्या है, कैसे है 2 मात्रा, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों हम अगला जो विषय पढ़ेंगे आगे हम चर्चा करने वाले हैं संधि की। और संधि में दोस्तों एक संधि आती है गुण संधि, और गुण संधि का एक नियम कहता है, गुण संधि का नियम कहता है कि दोस्तों, इसका नियम बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें 2 मात्राएं कैसी है कि जब ए और ई के बाद में, जब ए के बाद में दोस्तों क्या आ जाए? ई आ जाए,
ए के बाद में दोस्तों क्या आ जाए, ई आ जाए, तो दोस्तों इनके स्थान पर क्या बन जाता है, ए बन जाता है। क्या बन जाता है, ए बन जाता है। ऐसे ही दोस्तों इसका बारे में बताने वाला हूँ मैं कि अब ए और आ के बाद में यदि ई या बड़ी ई आ जाए तो क्या बन जाता है दोस्तों, ओ सॉरी ई नहीं, ऊ और बड़ा ऊ बन जाए तो दोस्तों क्या आ जाता है, ओ हो जाता है। ऐसे ही यहाँ भी हम कर सकते हैं, इसके साथ में ए या आ आए और इधर क्या आए दोस्तों, ई या बड़ी ई आए, तो इस तरह से हम विभाजन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो ए बना है उसमें दो मात्राएं हैं, एक तो ए की मात्रा है और एक किसकी मात्रा है, ई की मात्रा है। इसलिए दोस्तों इस ए को क्या माना जाता है दोस्तों, द्विमात्रिक माना जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया। इसमें तो किसी को संदेह होगा नहीं, इसमें तो दो मात्रा ऑलरेडी लगी हुई है, इसलिए ये तो यहाँ आ ही जाएगा। अब हम आगे चर्चा करते हैं दोस्तों किसकी, इसकी, कि ओ को भी ओ में एक मात्रा है, लेकिन दोस्तों यहाँ मैंने इसका विभाजन करके आपको बताया गुण संधि के अनुसार कि जो ओ है इसमें भी दोस्तों दो मात्राएं हैं। देखो ये इन दोनों के संयोग से मिलकर बनता है और यहाँ पर इसमें दो मात्रा हो गई, एक तो ए की हो गई और एक किसकी हो गई, ओ की हो गई, इसलिए यहाँ पर मैंने ओ को लिख दिया द्विमात्रिक में, और ओ में तो ऑलरेडी दो मात्रा है ही है। तो दोस्तों ये एक साधारण और बिल्कुल वैज्ञानिक वर्गीकरण की तरफ से, आपको बिल्कुल इसमें कुछ याद नहीं करना है दोस्तों, समझने का थोड़ा प्रयास करना है। समझना भी क्या है, समझना इतना सा है कि ह्रस्व का मतलब अर्थात ये तो है छोटा रूप और ये कैसा है दोस्तों, बड़ा रूप। अर्थात जो छोटे स्वर हैं वो तो यहाँ आने वाले हैं, जो बड़े स्वर हैं वो यहाँ आने वाले हैं। अर्थात जिसमें एक मात्रा लगी हुई है वो सारे के सारे यहाँ आने वाले हैं, जिसमें दो मात्राएं लगी हुई हैं वो सारे के सारे यहाँ आने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ से यह भी बनता है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इसमें कोई आपको संदेह नहीं होगा। देखो चार तो ये हो गए, 5 6 7 8 9 10 11, और 11 की हमने चर्चा वहाँ की है, तो 11 का विभाजन हमने कर लिया है और 11 की हम संख्या निकालें कि ह्रस्व की संख्या कितनी होती है, दीर्घ की संख्या कितनी होती है, तो वो निकाल सकते हैं। देखिए ह्रस्व की संख्या हमारे सामने आ चुकी है, ए ई उ री, अर्थात इनकी संख्या दोस्तों कितनी होती है, 4। तो ह्रस्व स्वरों की अगर संख्या हमसे पूछे दोस्तों क्या बताना है, 4 हमें क्या बताना है दोस्तों, इसकी संख्या बतानी है ह्रस्व में। जबकि दीर्घ की हमसे अगर संख्या पूछे, दीर्घ की अगर हमसे संख्या पूछे कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों इनको गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, अर्थात इनकी संख्या दोस्तों कितनी हो गई, 8। और 8 और 4 दोस्तों कितने होते हैं, 12। कैसे हो गए दोस्तों, ये 4 1 2 3 4 5 6 7 ही हुए, है ना, थोड़ा ये हो गया गिनने में, तो 7 हमें करने, 7 और 4 दोस्तों कितने हो गए, 11। तो 11 का विभाजन ही हमने यहाँ पर किया है, 11 का विभाजन हमने किया है। तो दोस्तों मैं देखिए आपको यहाँ पर कुछ भी आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना, आपको तो केवल समझना है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, जिस तरह की गणित मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको समझनी है। देखिए मैंने आपको सबसे पहले बताया स्वर के अगर भेद की चर्चा करें तो स्वर के भेद होते हैं दोस्तों 2, आपके सामने लिखे हुए हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर आपके सामने 2 स्वर लिखे हुए हैं। अब दोनों स्वरों को लिख दिया। फिर अगला प्रश्न हमने बनाया कि ये जो स्वर हैं, स्वरों की जो संख्या है वो कितनी होती है दोस्तों, 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। दोनों प्रश्न आपको ध्यान रखने, स्वरों के भेद पूछे तो 2 और स्वरों की संख्या पूछे तो दोस्तों कितनी, 11। अब मैंने यहाँ पर 11 स्वरों को लिख दिया है, जो आप सभी जानते हैं, ऐसे लेकर और आउ तक के 11 स्वर मैंने लिख दिए हैं। अब हमारा प्रश्न यहाँ से ये बना कि सर ये ह्रस्व और दीर्घ 2 स्वर आपने बताए, 2 इनका भेद बताए, तो ह्रस्व किसे कहते हैं, दीर्घ किसे कहते हैं। तो जिसमें एक मात्रा लगती है वो ह्रस्व होता है और जिसमें 2 मात्रा लगती है वो क्या होता है दोस्तों, दीर्घ होता है। जैसे अपन एक मात्रिक ह्रस्व है और द्विमात्रिक दीर्घ ऐसा जानते हैं। अब हमने इसके नीचे क्या किया है, इन स्वरों में से इनको भेद करके अलग अलग करके लिख दिया है कि जिसमें एक मात्रा लग रही है तो उन स्वरों को तो अपन ने यहाँ लिख दिया है, और जिसमें 2 मात्राएं लग रही है उन स्वरों को अपन ने यहाँ लिख दिया है। अब दिक्कत यहाँ आई थी कि ये और ये जो दोनों हैं इनमें लगता तो ऐसा है कि एक मात्रा है दोस्तों, लेकिन गुण संधि में हम पढ़ते हैं कि इनमें ये 2 वर्णों के संयोग से बन रहे हैं, इसलिए दोस्तों इनमें कितनी मात्राएं हैं, 2 मात्राएं, इसलिए अपन को इनको अलग अलग करके डिफाइन करके मैंने आपको बताया है कि ये दीर्घ में क्यों आए। तो यहाँ से संबंधित आपको कोई परेशानी हो दोस्तों तो जल्दी से आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि यहाँ आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको समाधान अभी कर दूंगा। और जो नोट्स बना रहे हो नोट्स बना लें, और नहीं तो आप जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप बाद में भी इसे कर सकते हैं। तो जल्दी से आप इसका प्रयास करें करने का। हाँ, इसके बाद दोस्तों हम आगे की चर्चा करने वाले हैं।
मैं अभी आपको इसमें से और कुछ बातें बताने वाला हूँ दोस्तों। देखिए, मैं इसको एक बार साफ कर देता हूँ, दोबारा पुनः लिखूँगा। देखिए दोस्तों, हमने स्वर व्यंजनों का भेद पढ़ लिया है। आगे हम देखना चाहते हैं कि ये जो स्वर हमने अभी एक बार मैं पुनः लिख रहा हूँ, जो ह्रस्व स्वर है इनकी संख्या हमने अभी देखी थी और इनमें हमने देखा था, एक तो आया था ए आया था, एक आया था ई आया था और एक आया था ऊ और एक री, यही लिखा था। और हमने अभी दीर्घ की चर्चा की है और दीर्घ स्वरों में हमने लिखा है दोस्तों क्या, ए का बड़ा भाई आ, ई की बड़ी बहन बड़ी ई, ऊ का बड़ा भाई उल्लू, इसका कोई भाई बहन नहीं है इसलिए इकलौता है, इसलिए इकलौता छोड़ दिया। इसके बाद में हमने चर्चा की है दोस्तों ए की, आई की, ओ की और औ की। अब देखिए दोस्तों, यहाँ ये तो हो गए 4 और दोस्तों ये कितने हो गए 7। ऐसे हमने 11 विभाजन कर लिया है, 4 तो ये हो गए, 7 ये हो गए, जो आपके सामने स्पष्ट रूप से मैंने लिखे हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो ह्रस्व स्वर हैं, कौन से स्वर दोस्तों, ह्रस्व स्वर। किसकी चर्चा कर रहा हूँ मैं अब, ह्रस्व स्वर की। आप सभी को पता है इसमें कितनी मात्राएं लगती हैं दोस्तों, इसमें एक मात्रा लगती है जिनके वर्ण मैंने आपके सामने लिख दिए। अब दोस्तों, इन ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, मूल स्वर। कौन से स्वर कहा जाता है दोस्तों, मूल स्वर इन्हें कहा जाता है। किन्हें, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहा जाता है। मूल स्वर कैसे कहा जाता है दोस्तों, कि ये जो 4 वर्ण हैं, कौन कौन से, ए, ई, ऊ और री, ये चारों वर्णों को दोस्तों मूल स्वर माना जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए, अब इस ऐसे ही दोस्तों क्या बना है, आ बना है। ऐसे ही दोस्तों क्या बना है, आ, अर्थात ये इसका मूल हो गया। ई से दोस्तों क्या बना है, बड़ी बनी है, तो ये इसका मूल हो गया। ऊ से दोस्तों क्या बना है, बड़ा ऊ बना है। री तो इकलौता है इसलिए ये मूल है ही है। तो ये दोस्तों, कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो मूल स्वर होते हैं उनकी संख्या दोस्तों कितनी होती है, तो वो कितनी होती है दोस्तों, 4। और ह्रस्व स्वरों को दोस्तों क्या कहा जाता है, मूल स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वरों को क्या कहा जाता है, मूल स्वर कहा जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, ये जो दीर्घ है, दीर्घ जो स्वर हैं इन्हें दोस्तों संध्याक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, संध्याक्षर कहा जाता है। दीर्घ स्वरों को दोस्तों क्या कहा जाता है, संध्याक्षर। अर्थात ये जो दीर्घ स्वर हैं 8 के 8, ये दोस्तों किससे बनते हैं, संधि से बनते हैं। किससे बनते हैं, संधि से बनते हैं दोस्तों। कैसे बनते हैं, मैं इसकी चर्चा आपको करने वाला हूँ। देखिए, मैं आपको एक बार पूरे वर्णों को पुनः लिख देता हूँ, या फिर ऊपर लिखे हैं, वही बात है। देखिए, ये मूल स्वर इसलिए हैं क्योंकि इनके संयोग से किनका निर्माण हुआ है, इन सब का निर्माण हुआ है। इन चारों के सहयोग से दोस्तों किनका निर्माण हुआ है, ये 7 का संयोग निर्माण हुआ है। कैसे हुआ है वो चर्चा करते हैं। देखिए, आप सभी को पता है, जब ए और ए मिल जाते हैं दोस्तों किसका निर्माण होता है, आ का। ए और ए मिलते हैं दोस्तों किसका निर्माण हो जाता है, आ का निर्माण होता है। सभी जानते हैं, दीर्घ संधि में हम पढ़ते हैं। जब ई और ई मिल जाते हैं तो दोस्तों किसका निर्माण हो जाता है, दोनों ही लिख लो आप, छोटी हो चाहे बड़ी हो, एक ही बात है। इधर भी छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, इधर भी ये हो सकता है, इधर भी ये हो सकता है। ए आ के बाद में ए आए तो आ बनता है, ई के बाद में ई आए तो क्या बनती है दोस्तों, बड़ी बनती है। देखो, बड़ी यहाँ आ रही है, यहाँ पर आ रही है ना। इसके बाद में इसमें से कौन सा स्वर निकला, तो देखिए, जब ऊ और ऊ के बाद में क्या आ जाए दोस्तों, ऊ और बड़ा ऊ आ जाए तो दोस्तों क्या बन जाता है, बड़ा ऊ बन जाता है। ठीक है, री मूल स्वर है ये, इससे और कोई बनता नहीं है। इससे आगे चर्चा करेंगे, गुण संधि मारो बनता है, वो आगे का विषय है। अब देखिए कि सर ये तो यहाँ तक ही हुए, यहाँ ये चारों कैसे बन गए, तो दोस्तों चारों को मैंने अभी आपको बताया है कि ये 4 कैसे बनते हैं। ए का निर्माण तो किससे होता है दोस्तों, ए और ई के संयोग से दोस्तों किसका निर्माण होता है, ए का निर्माण होता है। अभी मैंने बताया, तो यहाँ पर ए भी है और ई भी है, तो इस ए और ई के मिलने से, किसके मिलने से, ए के और ई के मिलने से दोस्तों किसका निर्माण हुआ है, ए का निर्माण हुआ है, ए के और ई के मिलने से। अब सर ये कैसे बना, तो जब ए का निर्माण हो चुका है तो इस ए को किससे मिलाएंगे दोस्तों, एक से मिलाएंगे। अर्थात जब ए या आ के बाद में ये ए आ जाए तो दोस्तों क्या बन जाता है, आई बन जाता है। ठीक है, अब इससे इसको मिला दिया। अब ये ओ कैसे बना, जब ए को और ऊ को, ए को और ऊ को मिलाएंगे हम गुण संधि में, तो दोस्तों क्या बन जाता है, ए को और ऊ को मिलाएंगे दोस्तों क्या बन जाता है,
ओ बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? एक और ओ को मिलाने से क्या बनता है? ओ बनता है। अब बचा कौन सा? औ। जब ओ का निर्माण हो चुका है ए और ऊ से, तो ए को किससे मिलाएंगे दोस्तों? ओ से मिला देंगे और निर्माण हो जाएगा किसका दोस्तों? औ का निर्माण हो जाएगा। किससे? ए को जब ओ से मिलाएंगे तो दोस्तों किसका निर्माण होगा? औ का निर्माण होगा। इसलिए दोस्तों ये जो सभी वर्ण हैं, ये 7 जो वर्ण हमारे सामने लिखे हुए हैं, ये सभी संधि से बने हैं। किससे बने हैं दोस्तों? संधि से बने हैं। मैं आपको बता दूं, हम संधि विषय आगे पढ़ेंगे तो आपको तब और स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन और मैं आपको सामान्य जानकर बता दूं कि इसमें दोस्तों दीर्घ संधि से ये बना है। ये भी किससे बना है दोस्तों? दीर्घ संधि से बना है। ये किससे बना है दोस्तों? ये भी दीर्घ संधि से बना है। ये किससे बना है? गुण संधि से बना है। ये चारों किससे बने हैं दोस्तों? ये दोनों किससे बने? ये तो गुण संधि से बना है और ये भी किससे बना है? गुण संधि से। ए और ओ दोनों कौन सी संधि से बने हैं? गुण संधि से। जबकि आई और औ ये दोनों कौन संधि से बने हैं दोस्तों? वृद्धि संधि से बने हैं। अभी आपको बिल्कुल लोड नहीं लेना है, समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम जब संधि पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। अभी हमें याद ये रखना है कि जो 4 वर्ण हैं दोस्तों, ये 4 वर्ण कैसे हैं? संध्या ये जो 4 वर्ण है कैसे दोस्तों? द्विमात्रिक है, अर्थात इनमें कितनी मात्रा है? 2 मात्राएं। ठीक है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो ये जो 7 वर्ण आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये जो 7 वर्ण है किन से मिलकर बने हैं? इन 4 वर्णों से मिलकर बने हैं। ये जो 7 वर्ण है दोस्तों किन से मिलकर बने हैं? 4। इसलिए इन चारों को तो दोस्तों क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। जबकि इन 7 वर्णों को दोस्तों क्या कहा जाता है? संध्याक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? संध्याक्षर कहा जाता है, जिसकी डिटेल मैंने आपके सामने रख दी है। ये दोस्तों मैंने थोड़ा सा आपको प्लेटफॉर्म बताया था वर्ण के बारे में, और थोड़ी सी हमने जानकारी प्राप्त की है दोस्तों किसके बारे में? स्वर के बारे में। अब हम दोस्तों इसके बाद में चर्चा हम करने वाले हैं। अभी स्वरों में भी बहुत कुछ बाकी है, तो दोस्तों इसकी चर्चा हम कल करेंगे। कारण ये है दोस्तों कि आज हमारा जो समय था वो सुबह का था, किसी कारण से सुबह की क्लास नहीं हो पाई, तो ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे नहीं जुड़ पाएंगे। और क्लास मैंने आपको कह दिया कि आज क्लास होनी है, तो मैं क्लास में बिल्कुल आया हूँ और आपको टॉपिक स्टार्ट किया है। तो दोस्तों और एक आपको थोड़ा सा, ये जो आज सुबह साइकोलॉजी की जो क्लास थी वो हमारी इस वाले चैनल पर लाइव हो गई थी। साइकोलॉजी की जो क्लास थी अधिगम वाली, आज वो हिंदी वाले चैनल पर लाइव हो चुकी है। तो आप जब साइकोलॉजी की क्लास जिसने नहीं देखी है तो वो आप हिंदी वाले चैनल पर लाइव देख सकते हैं। और मैं प्रयास करूंगा कि जो साइकोलॉजी की आज की जो क्लास है, कल मैं उसको पुनः एक बार रिपीट कर दूं साइको की क्लास में, जिसमें आपका दोहरान भी हो जाएगा। जिसने आज वो नई क्लास नहीं देखी है तो वहाँ पर वो आप साइकोलॉजी क्लास सुबह भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए। लगातार आप जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अर्न करने का प्रयास करें। यहाँ दोस्तों हम जो हिंदी को पढ़ने वाले हैं बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से पढ़ने वाले हैं। कहाँ किस तरह से कौन सा वर्ण आ रहा है, उसकी चर्चा वो कैसे आ रहा है, इन सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। याद कुछ नहीं करना, केवल सारा खेल समझने का है। मैं आपको प्रत्येक वर्ण के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। आज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, जिसके कारण मैं आपके कमेंट्स भी नहीं पढ़ पा रहा हूं, तो मैं इसलिए आज इस क्लास को थोड़ा छोटा करा है मैंने, कि ताकि मैं आपके कमेंट्स मैं जब दोबारा क्लास लूँ तो आपके कमेंट्स पढ़ सकूँ, नेटवर्क सही हो जाएगा। तो केवल लाइव ही चल रहा है कि नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पाया, इसलिए जो आपकी समस्या है वो भी मुझे नहीं पता चल रही है। तो मैंने ये थोड़ा सा आपको आज वर्ण प्रारंभ करके स्वरों के बारे में बताया है, जिसकी रूपरेखा आपके सामने है। तो जो भी समस्या है आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि सभी को पता चल जाए कि हमारी इस चैनल पर हिंदी भी चल रही है। साइको का तो पता ही है, हिंदी का भी आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग हमसे जुड़ सकें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट सभी को।